अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। अच्छा, हर घर में शायद यही बात हो रही हो? नहीं, हर घर में नहीं हो रही है, घरों में और बहुत ज़्यादा मसले। लेकिन अच्छा, ये कहने वाली बातें होती है। आई डोंट मीन लिटरली कि नॉक करके मैंने पूछा है कि हर घर में हो रही हो, लेकिन हर किसी का इंटरेस्ट तो होता ही है ना। क्यों कर रही है? बात हम कर रहे हैं ये जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के नाम आए हैं और साथ इंग्लैंड वाली भी अभी जो सीरीज़ होनी है उसके भी जो नाम आए हैं, तो उस पर हर किसी की थोड़ी थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। हर कोई अपनी एक तौजी पेश करता है कि इसको होना चाहिए था, इसको तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। तो हम भी अपनी टीम के अंदर सारे अभी बिल्कुल शो स्टार्ट होने से पहले यही बात कर रहे थे। अब यस, घर घर की बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो है ना, क्रिकेट में तो इंटरेस्ट है ना। माशाल्लाह, पता है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा क्रिकेट पे इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसको अलिफ बे भी नहीं पता होती ना, मतलब हमारा क्या ताल्लुक है दूर दूर से भी इंटरनेशनल क्रिकेट से। हाउ कैन वी इवन कंट्रीब्यूट टू इट, लेकिन फिर भी हमारी राय होती है। और ये वो सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, चाहे वो किसी की बीमारी हो जैसे कि कोरोना, डेंगू, हर एक की अपनी राय होती है, हर एक के पास अपने सॉल्यूशंस होते हैं। ना सिर्फ ये, थोड़े थोड़े एक्सपर्ट्स भी होता है, सारे थोड़े थोड़े एक्सपर्ट होते हैं। इसी तरह कोई स्क्वाड आ जाए, मतलब कोई मैच हो जाए, उसमें हर एक किसी का अपना तज्जिया होता है, तो हम भी इससे नहीं कतराएंगे और आज हम भरपूर तज्जिया करेंगे। हम भी इस पे अपनी राय का इजहार और आप लोगों करेंगे। को मतलब बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा ट्विटर हैंडल्स आर देयर और आप आराम से जी अपनी जो आपका ओपिनियन है, जो आप समझते हैं, प्लीज डू राइट इट टू अस। आपको बताया था, कल ही बता दिया था कि बड़ी कॉस्मेटिक सी, बड़ी क्या होम्योपैथ सी तब्दीली होगी। ठीक था, होम्योपैथिक ही ठीक होता है। होम्योपैथिक वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है उससे, तो कॉस्मेटिक कह दो ना, इसलिए कह रही हूँ क्यों होम्योपैथिक। चलिए, होम्योपैथ किस्म की तब्दीली आई है और सिर्फ एक ही मेजर तब्दीली है, शाद मसूद को फ़खर ज़मान की जगह और फ़खर को भी ट्रैवलिंग, उसमें क्या कहते हैं, जी कहते हैं ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। हाँ। क्योंकि अपेरेंटली देखिए, शाद मसूद का आना इज़ अ गुड थिंग। हाँ, गुड फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी। शाद मसूद ने आपको बताइए हर फॉर्मेट में डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए और बड़े अरसे से पाकिस्तान के क्रिकेट सर्कल्स में बात हो रही थी कि उनको क्यों नहीं रखा जा रहा। फाइनली उन्हें रख लिया गया है। तो बता दें आपको, इन अ नटशेल आपको बता दें कि एशिया कप में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर काफ़ी बहसबाजी हो रही थी और ख़ुद खसूसन मिडिल ऑर्डर को लेकर तो शायकीन का काफ़ी नाराज़ भी थे, और इसलिए कल सबकी नज़रें जो थी वर्ल्ड T20 स्क्वाड के ऐलान पर थी। और टीम का ऐलान तो हो गया, लेकिन बज़ाहिर कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं आया और ऑफ कोर्स वो डिस्कशंस जो हैं वो बरकरार हैं। जो हमारा स्क्वाड है फॉर द ICC T20 वर्ल्ड कप एंड न्यूजीलैंड सीरीज, इसमें 15 हमारे प्लेयर्स हैं, उसके साथ 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी हैं। तो स्टार्ट बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन ऑब्वियसली, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाहीन शाह, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। ये हमारा 15 का स्क्वाड है और इसमें जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं वर्ल्ड कप के लिए, उनमें है फ़खर ज़मान, मोहम्मद हारिस एंड शाहनवाज दानी। अच्छा जी, फ़खर ज़मान टीम में अपनी जगह नहीं बना सके, उनकी जगह शान मसूद की वापसी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि वो भी बुनियादी तौर पर ओपनर ही हैं, लेकिन जिस मिडल ऑर्डर पर लोगों को एतराज़ था वो कमोबेश क्या वैसा ही है। इफ्तिखार, आसिफ और खुशदिल अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, जिस पर शायकीन का मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। और जब हम कहते हैं ना मिला जुला, चाहे वो किसी भी बात पे होता है, वो इतना खास नहीं होता, वो बहुत इनकरेजिंग नहीं होता। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि एक मैच में ख़राब कारकर्दगी पर आवाम राय कायम ना करें। वैसे सर, एक से ज़्यादा बहरहाल वर्ल्ड T20 से पहले इंग्लैंड से 7 T20 मैचेस की सीरीज़ का इम्तहान जो है वो भी सर पर खड़ा है। और आपको पता है कि इंग्लिश टीम आ चुकी है, इंग्लिश साइड कराची पहुंच चुकी है। 20 सितंबर को कराची में पहले T20 में दोनों टीमें आमने सामने आएंगी और इस सीरीज़ के लिए भी टीम में 2 नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इनके नाम है आमिर जमाल और अबरार अहमद। भाई, इस पे भी लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था क्या कि कहाँ से आए एकदम से, तो हम पूछते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग सर्टनली और डोमेस्टिक सर्कल से आए हैं, ऑब्वियसली कुछ काम किया है तो आए हैं, बट ऑफ कोर्स इतनी फेमिलियरिटी नहीं है। काम किया है कि इनके अलावा भी लड़के हैं जिन्होंने इनसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। लेट्स सी, देन एवरीबॉडी नीड्स टू बी गिवन अ चांस एंड इफ दे आर रियली दैट गुड कि इनको सिलेक्ट किया गया है। अब वो एक डोमेस्टिक सवाल ये है ना कि इफ दे आर रियली दैट गुड, ठीक है, तो इफ में तो पता चल ही जाएगा ना। अब्दुल, ये वो बातें होती हैं जो हम घर घर की बात कर रहे हैं ना, कि
समटाइम्स देयर इज़ होप, समटाइम्स देयर इज़ कि नहीं भी ट्राइड एंड टेस्टेड जो लोग हैं उन्हीं को डाला जाए। तो अगर ट्राइड एंड टेस्टेड अभी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी नहीं कि बिल्कुल ही जीरो से आ रहे हैं। दे नो देयर क्रिकेट, दे आर गुड इनफ। ठीक है जी, आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बाय द वे, मोहम्मद हारिस को शामिल करके मेरा ख्याल है ये बात स्टैब्लिश कर दी गई है कि सरफराज कैन प्रॉब्ली नेवर कम बैक। कैन हैव अ कम बैक, कैन नेवर कम बैक, प्रॉब्ली कैन नेवर कम बैक। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। आकिब भाई हमारे साथ हैं। आपसे तो सबसे पहले हम यही पूछेंगे कि T20 और वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है, और आपके ख्याल में टीम बैलेंस है या नहीं है? सबसे पहले तो हम एक्चुअली आप माहिर हैं तो आप अपनी माहिराना हाँ, हम बिल्कुल वी विल नॉट से एनीथिंग, आप बताएं। वही टीम है जो कि एशिया कप में थी, और सिवाय एक मैच के जो इंडिया से जीते हैं, बाकी तो कमज़ोर टीमों से भी बहुत ही या क्लोज जाके जीते हैं या बुरी तरह हारे हैं। तो ये टीम जो है मुझे कहीं पहुंचती नज़र नहीं आती वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि ये जो आपके हैदर अली हैं, आपके ये इफ्तिखार हैं, आसिफ अली हैं, खुशदिल हैं, ये चार ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने हार्डली कभी पाकिस्तान को उस तरह से कंसिस्टेंट कोई परफॉर्मेंस दी हो या कोई मैच जिताया हो। तो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता है बाउंस है, थोड़ी सीम भी होती है, वहाँ हमेशा बैटिंग स्ट्रगल करती, वहाँ पे टेक्निकल इनको बैटिंग की ज़रूरत थी। ये तैयब ताहिर है, वो एक अच्छा बैट्समैन है, टॉप स्कोरर है अभी भी, और 2-3 सीज़न से बहुत अच्छी बैटिंग करता है वो। उसके साथ ज़्यादती उसको लाना चाहिए था। शान मसूद की खुशी हुई है कि परफॉर्म किया और उनको जगह मिली है। फ़खर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो फ़खर को जिस तरह से जो उसका रोल है, वो एक फ्लेयर, नेचुरल फ्लेयर वाला बैट्समैन, अगर आप उसको 3 नंबर पे खिलाएंगे और उसको कहेंगे कि आपने लंबा जाना है, आपने आउट नहीं होना, तो उनसे आप कभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो ये मिडिल ऑर्डर ही हमारी प्रॉब्लम है। और दूसरा जो हम खेल रहे हैं क्रिकेट, वो जो हमारे ओपनर्स हैं वो एक ही पेस से एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं। 150 या मैक्स 160 का टारगेट हो तो ये सूट करती है उन्हें क्रिकेट, लेकिन जब वन यू टॉकिंग अबाउट 180 अबव, तो वो हमने फाइनल में भी देखा जिस तरह से रिजवान 16वें ओवर में आउट हुए हैं, इफ्तिखार उनके साथ है, और उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये जो 8 से शुरू की हुई एवरेज जो है वो 16-17 तक चली गई है, और उन्होंने अपनी गेम को गियर चेंज नहीं किया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तानी बैटिंग। अच्छा, आप अभी आकिब भाई फ़खर की बात कर रहे हैं कि वो बुनियादी तौर पर ओपनर हैं, अब फ़खर की जगह आ गए हैं शान मसूद, वो भी बुनियादी तौर पर ओपनर हैं। तो अब इस नई टीम में क्या बैटिंग ऑर्डर होगा? शान किस नंबर पे आएंगे, किस नंबर पे नहीं आएंगे? बाबर और रिजवान ही ओपन करना चाहिए इन दोनों को, या ऊपर से कुछ तब्दीली आनी चाहिए? देखिए, अब शान जो है, शान ने रिसेंटली बड़ी अच्छी बैटिंग अपनी T20 में भी इम्प्रूव की है। अगर इन्होंने वो तो चेंज नहीं करना है, इन्होंने बाबर भी उधर रहेगा, रिजवान भी उधर रहेगा। अब 3 नंबर पे फ़खर की जगह शान आ जाएंगे, और 4 नंबर फिर खाली का खाली है, उसमें या हैदर अली खेलेगा। हैदर अली अगर आप देखें तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे किस परफॉर्मेंस के ऊपर इनकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि लास्ट PSL जो है वो तो ज़ालमी ने भी उन्हें रेगुलर नहीं खिलाया। तो उनकी परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया है, किस स्टेज के ऊपर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है? तो आई थिंक कि 4 नंबर के ऊपर इन्होंने अगर आजमा नहीं था तो अभी इंग्लैंड में तैयब ताहिर को चांस देते। वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो टेक्निकली साउंड है और किसी भी कंडीशंस में वो बेहतर बैटिंग कर सकता है। अगर आपको शुएब मलिक से ज़िद है या सरफराज से ज़िद है तो नया ही लाना है, तो वो लाएंगे जिसमें आपको एक पोटेंशियल नज़र आए कि 6 महीने साल में वो बेहतर हो जाएगा। और जहाँ तक आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की है, वही 3 है, ना चौथे का पता, ना 5वें का, ना छठे का। आगे शदाब और नवाज़ हैं जो आपकी लोअर मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी ऑप्शंस हैं। अच्छा, पोटेंशियल की बात हो रही है और अगर डिपेंडेबिलिटी की बात हो रही है, तो रिजर्व कीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस को जगह दी गई है। अब बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज़ है और फिर ऑब्वियसली उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो क्या रिजर्व के तौर पर सरफराज जैसा तजुर्बेकार कीपर रखा जाता तो बेहतर ना होता? क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, जहाँ आपने बात की कि यंग कीपर है, हारिस है, मुझे उसकी सिलेक्शन की समझ नहीं आती कि कहाँ पे परफॉर्मेंस उन्होंने दी है।
और सरफराज को देखिए अब उन्होंने इतना लेट कर दिया है कि अगर उनके प्लान में होता तो बीच में आप उनको खिलाते रहते ताकि इन टच रहते। अब स्ट्रेट वे आप वर्ल्ड कप में ले जाएंगे या तो उसकी भी मेरा नहीं ख्याल कि इट्स टू लेट उनकी इंक्लूजन जो है। अब जो भी है टीम सेलेक्ट हुई है, देखें लगता तो नहीं कि इसमें इतना पोटेंशियल है। बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग में ये लोग डेफिनेटली ये स्ट्रगल करेंगे। सो मोहम्मद हारिस, आपने कहा पता नहीं उन्हें क्यों रखा गया है। अब ज़राए, बहुत शुक्रिया आपका आकिब है। ज़राए ये भी कहते हैं, ज़रा ये कहते हैं कि प्रॉबेबली इन्वर्टेड कॉमास रमीज़ राजा को ख़ास पसंद नहीं है कुछ सरफराज अहमद, सो इसलिए उनको नहीं रखा गया। मतलब ये पर्सनल उसमें, बट एनीवे ये प्रोबेबिलिटी। अब ये तो आकिब भाई कह रहे हैं कि शोएब और सरफराज से कोई अगर नहीं रखना, उन्हें पर्सनल हैं आप लोग, तो फिर कोई नया ही डालना था, तो फिर क्यों हारिस को लेके आए हैं, क्योंकि उनकी तो कोई ख़ास है नहीं। अच्छा एनीवे ये सारी बातें स्पेक्युलेटिव हो रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आकिब भाई को भी हमने सुन लिया। नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, और उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर तो वो हमें सुन रहे हैं या फिर कोई उनकी टीम से, तो प्लीज़ टॉक टू अस। थोड़ी सी हम इस हवाले से बात कर लें, क्योंकि एज वी सेड अर्लियर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भी अरूज पे है, एंड वी वुड लव टू हैव अ लिटिल चैट इन द मीन टाइम। हाँ अच्छा भाई, इन द मीन टाइम डेंगी, पता है क्या, अभी हमारे एक दोस्त, हमारे कॉलीग, टीम मेंबर ने मुझे मैसेज किया कि भाई उनकी डेंगी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सो जुबैर साहब, अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू एज वेल, और सो मेनी पीपल अराउंड अस, टीम मेंबर हमारे, हाँ। मतलब दिस इज क्वाइट शॉकिंग फॉर आवर टीम कि उनकी पॉजिटिव आई है। एंड अनदर कॉलीग ऑफ आवर्स, याकूब साहब, इज आल्सो नॉट वेल। थैंकफुली ही हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम आईसीयू टू हिज रूम। सो यहाँ तक लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो डेंगी से मुतासर हो रहे हैं, और डेंगी से ना सिर्फ मुतासर हो रहे हैं बल्कि सेवेरिटी भी आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि घबराने की बात नहीं है। अगर आपको डेंगी हो भी जाए तो 98% केसेस में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कल हमने एक्सटेंसिव इसकी बात की है, डॉक्टर शोभा वाज विद अस, और उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली हमें ये बड़ी बात समझाई कि लिटरली ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गेट बेटर। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट इवन नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। तो लिहाजा वो डेंगी से जो एक ख़तरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है, उस तरह सिचुएशन नहीं है। हाउएवर अपने आप को बचाने की बहुत ज़रूरत है। फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें अपना, प्रीएम्प्टिवली भी, और इन केस आपको डेंगी है सो जूसेस, पानी, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, क्योंकि पानी बहुत जल्दी खुश्क करती है बीमारी आपके अंदर से, खून आपका जो है वो गाढ़ा हो जाता है। सो उस पर आपने गौर करना है, और मतलब हर घंटे भी सीबीसी करा के प्लेटलेट्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब डोंट गो लाइक बिल्कुल ओवरबोर्ड ना हो जाए। साथ ही हम आपको बता दें, चले हमने तो एक दो जो अपने पर्सनली हम जानते हैं उनका जिक्र किया है, लेकिन डेंगी मरीजों की तादाद जो है वो वाकई तशवीशनाक हदूद को छू रही है, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 140 अफराद में वायरस जो है वो पाया गया है, जबकि लाहौर में 98 अफराद में डेंगी की तस्दीक हुई है। लेकिन कराची में ख़तरनाक हद तक डेंगी फैल गया है, और हर दूसरा शख्स जो है वो डेंगी मच्छर से मुतासिर नज़र आ रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन लगता यही है, बिकॉज वही बात है ना कि हर कोई किसी न किसी को ज़रूर जानता है जिसको डेंगी हुई हो। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रोज़ाना 100 से ज़ायद मरीज़ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि माहिरीन का कहना है कि डेंगी का ये नया वेरिएंट कुछ ख़तरनाक साबित हो रहा है। 1 आउट ऑफ 4 जो है लोग वो बीमार पड़ते हैं डेंगी के इन्फेक्शन के बाद। बाकी 3 को बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा, वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन जो वो पोर्शन जो माइल्ड बीमार है या उनको पता ही नहीं कि वो डेंगी से इन्फेक्टेड है, वो बाकी के लोगों के लिए ख़तरे की अलामत है, क्योंकि वो सोसाइटी में नॉर्मली घूमते रहते हैं, मच्छर उनको काटेंगे और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। कोई शख्स एक वेरिएंट से या एक सीरोटाइप से पहले मुतासिर हुआ हो और अगली बार वो किसी दूसरे सीरोटाइप से मुतासिर होगा, तो पिछले सीरोटाइप की वजह से जो एंटीबॉडी बनी थी वो बजाय कि इस पेशेंट को फ़ायदा दे, ये उसको नुकसान देती है। अच्छा, कल भी हमने बात की थी और आज भी हम बात करेंगे। डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, क्या कहें? अच्छा डॉक्टर सईद खान, अभी जो आपने सुना है एक्चुअली वो हमसे बात कर रहे थे, बताना ये था आपको, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देना चाहते हैं।
सिंध हुकूमत डेंगी मच्छरों के सामने संभलने से भी मेरा ख्याल है कि कासिर है। कल गनी साहब आए हुए थे, हमने बड़ी इम्प्लोर किया उनको कि प्लीज़ कोई स्प्रे, कोई मच्छर, इस किस्म की चीज़ें जो होती थी उनको ज़रा दोबारा से बहाल किया जाए, इसको बल्कि वॉर फुटिंग पे किया जाए। और सिंध का सबसे बड़ा शहर इस वक्त मच्छरों के नरगे में है। बहुत ही मुझे, मैं साथ साथ आई एम सॉरी विजुअल्स भी देख रही हूँ और एक खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई स्प्रे मुहिम नज़र नहीं आ रही। और शहरियों से गुजारिश है कि डेंगी को संजीदगी से लें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ, जैसे इस वक्त मैं और अब्दुल्ला जहाँ बैठे हुए हैं, अब वैसे तो स्प्रे हुआ है हमारे स्टूडियो में एंड एवरीथिंग, लेकिन फुल सॉक्स पहने, जुराबें पूरी पहने। मतलब ये एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी एडवाइस है, एक प्रीएम्प्टिवली दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। पता है क्या, ये वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में हैं। जैसा कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट, कोई लोशन, कोई लिक्विड इस्तेमाल कर लें घरों से निकलने से पहले। पर्टिकुलरली बच्चों के स्कूल तो उसी तरह है, और बच्चों को भी डेंगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बच्चों के डेंगी में मुब्तला होने के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को अगर आप शॉर्ट्स पहना के, नेकर पहना के स्कूल भेजते हैं तो प्लीज़ बहुत सारे, कम से कम मेरे बेटे के स्कूल वालों ने तो इतनी रिलैक्सेशन दी है कि वो कह रहे हैं कि बच्चों को, इनफैक्ट इंसिस्ट किया है कि बच्चों को पतलून या पजामा पहना कर भेजें। सो शॉर्ट्स वगैरह वाला सिलसिला आप ख़त्म कर दें। अगर आप जैसे टी शर्ट्स हैं या कोई शर्ट्स हैं तो उसके नीचे अंडर शर्ट कोई आस्तीनों वाली पहना सकते हैं। यूजुअली मैं भी एंकल सॉक्स पहनता था या वो इनविजिबल सॉक्स पहनता था, लेकिन अब वो पूरे वाले सॉक्स जो हैं, पूरी वाली जुराबें जो हैं वो हमने पहनना शुरू कर दी हैं। क्योंकि आप ऊपर बिजी होते हैं, आप अपने दफ्तर में मौजूद हैं, नीचे टेबलों के अंदर, कुर्सियों में, यहाँ मच्छर छुपे होते हैं, सो वहाँ से आपकी हिफाजत हो सकती है। अच्छा जी, कासिम सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ सिंध हैं। सुमरो साहब, बाकी मुल्क की तरह सिंध में भी डेंगी मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। ख़ास तौर पर कराची में तो काफ़ी टेंशन होना स्टार्ट हो गई है, सूरत हाल जो है वो ख़राब है, हर घर में मरीज़ जो हैं वो निकल रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत को इस पर अगर कोई तशवीश है तो कोई कोशिश नज़र क्यों नहीं आ रही कि कोई स्प्रे किया जाए, कुछ तो प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जाए ना इस पर? पहला काम तो ये है कि हम उस इन्फेक्शन की रेट को रोकें। उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो, एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरफ से स्प्रे करवा रहा है और फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके भी हम जो है वो हमने कराची के अंदर इन पर्टिकुलर, हैदराबाद और बाकी जो सिंध के बाकी अजला हैं जहाँ पर इस वक्त बहुत सारे अजला में अभी भी पानी खड़ा है, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। तो हम हर जगह पर जितना पॉसिबल हो सकता है हम उस जगह पर रीच आउट भी कर रहे हैं और स्टॉकिंग भी हो रही है। और दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम है वो है कि जो मरीज आपके पास अस्पतालों में आते हैं, अगर पहली हमारी कोशिश ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की प्लेटलेट्स डेंजरस लेवल तक नीचे चले जाते हैं तो उसकी एडमिशन उसकी हो और प्रॉपर उसकी टेक केयर हो। तो उसके लिए जितनी भी तवानाई, ह्यूमन रिसोर्स, उसके अलावा फिजिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तमाम इस वक्त मौजूद है। किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो फर्दर अगर कहीं हमारे पास इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन इंशाल्लाह मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि हमने कोविड के अंदर भी इस किस्म के जो है वो तैयारी की थी, तब हमारी वो पूरा स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स सारा इसमें ट्रेंड है, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा कासिम साहब, ये फरमाइएगा कि माहिरीन के मुताबिक कराची में डेंगी का एक नया वेरिएंट मुतहर्रिक है जो बहुत ज़्यादा मुहलिक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये इत्तला भी है कि अस्पतालों में जगह ख़त्म हो रही है। आप कह रहे हैं कि इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन पर्सनल इंस्टेंसेस हैं लोगों के, हमारे इर्द गिर्द के अस्पतालों में बिस्तर नहीं है अवेलेबल, तो कोई वैसे खतरनाक हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी नहीं देना चाहते। तो क्या है इसकी तदबीर जो आपने सोची है? सबसे पहले तो इसको रोकना है ना फैलने से, इंतजामात तो बाद में आते हैं। बिल्कुल सर, हम जितनी भी मेजर जो मेडिकल जो हमारे डॉक्टर्स जिस तरह से भी हमें गाइड करते हैं, आपको पता है कि हमारा एक बिल्कुल इस मामले में हम लिबरल हैं कि हम जितनी भी रिपोर्ट्स जिस एक्सपर्ट से भी आती हैं, इंटरनेशनली भी आती हैं, तो वी ऑलवेज सी कि फिर हम उसी को लेके इंटरनेशनल जो हमारी इदारे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जितने काम करते हैं उनके साथ भी हम शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और फिर उनकी गाइडेंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो ये परेशानी की जो इस हद तक ज़रूर बात है कि हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम हम सब मिल के इसको, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब मिल के उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा जुमरू साहब, एक और बात, मतलब हम तो यहाँ कराची शहर में बैठे हुए ये बात कर रहे हैं, अभी तो शहरों तक ही महदूद हमारी बातें हैं। सैलाब ज़्यादा इलाकों में क्या हाल होगा ये तो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उन इलाकों में डेंगू टेस्टिंग वगैरह का कोई इंतज़ाम होना चाहिए क्या? इस पर कोई काम हो रहा है? कुछ होना चाहिए जिस पे काम हो रहा हो, बिकॉज बड़े बड़े शहर जो हैं हमारे जैसे, वो तो कुछ ना कुछ संभाल ही लेंगे। बाकी सर बिल्कुल उनका इंतज़ाम है, और उनकी टेस्ट की हैं जो किट्स हैं वो भी हमने प्रोवाइड किए हैं। हमने फील्ड जो हॉस्पिटल्स डेवलप किए हैं वहाँ पर भी ये किट्स प्रोवाइड किए हैं, और जो जहाँ पर हमारी फैसिलिटीज़ जो इस वक्त फंक्शनल हैं, क्योंकि बहुत सारे इन एरियाज़ में हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इनंडेट हो गई हैं, उनके अंदर पानी है या पार्शली डैमेज हो गई हैं, तो उनके अलावा हट के जहाँ पॉसिबल हो सकता है उसकी हम पूरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमारे DHO साहिबान भी और हमारे जो हॉस्पिटल जो हैं जहाँ पर सेकेंडरी केयर हो या टर्शरी केयर हो, उनके अंदर भी वो पूरी तरीके से हम उसकी कर रहे हैं। तो हमने सब ने मिल के ये एफर्ट करनी है, अकेली सरकार हमेशा कुछ नहीं कर सकती, लोगों का तावन इसमें, लोग अपनी थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन करना। अब ज़ाहिर है जो IDPs का जहाँ पर मसला है, जहाँ पर डिस्प्लेस्ड लोग हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रॉमास के अंदर गुजर रहे हैं, और ज़ाहिर है उनके घर जो है वो टूट चुके हैं, उनके लाइफ स्टॉक जो है वो बहुत सारी तादाद में मर चुका है, उनके क्रॉप्स ख़त्म हो चुके हैं, और फिर उनको बाय द टाइम रेस्क्यू हुए हैं तो कहीं उनको जो है वो उस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं मिले हैं, तो उनकी इम्यूनिटी लेवल यकीनन डाउन है। लेकिन हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की ये, फिर हमारे जो बाकी जो इदारे पार्टनर्स हैं, जो NGOs हैं, और भी बहुत सारे इदारे हैं, उन सब ने मिल के, हमारे आर्म फोर्सेस ने सब ने मिल के एफर्ट की है, हम उन तक पहुँच रहे हैं, हमारी टीम्स पहुँच रही हैं। कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और मतलब बहुत ज़्यादा अलार्म ना हो लोग, मतलब पैनिक सिचुएशन में ना जाएं, लेकिन अपने लिए मतलब कोई एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। हुकूमत को तो पैनिक सिचुएशन का इदराक होना चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में, एटलीस्ट प्राइवेट अस्पतालों में तो जगह नहीं है, सरकारी में तो आपको पता ही है क्या सूरत हाल होती है। और वो जो अब्बासी शहीद वाली अस्पताल की कल मैंने फिर से उसकी कोई एक और वीडियो देखी, और मतलब के रोंगटे खड़े हो गए देख के कि वहाँ क्या वो अस्पताल है, मतलब वो ट्रेन स्टेशन भी उससे साफ होते हैं। मतलब आप कोई वर्स्ट जगह भी इमेजिन कर लेना, वो इससे बेहतर होते होंगे, बट कंसिडरिंग ये अस्पताल है और यहाँ लोगों का इलाज होता है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब आई हैव बीन टू वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड डंगर डॉक्टर के क्लिनिक जो इससे कई गुना ज़्यादा साफ और बेहतर होते हैं। ट्रू, 100%। मतलब आप लिटरली उस जानवरों के अस्पताल में अपना इलाज कराना बेहतर समझें बजाय बासी शहीद जाने। बाज़ औक़ात आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं और वो ऐसा लतीफ़ा बन जाता है कि तो एक और फिर लतीफ़ा बन के सूट भी करना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम हो। एनीवे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि हमारे पास एक स्पोर्टिंग चैम्पियन है भाई। हमारे आई एम सो प्राउड ऑफ आर यंगस्टर्स, क्योंकि वो जिस खेल में घुसते हैं ना वो चैंप बन के ही निकलते हैं उसमें से। और हालिया बरसों के दौरान बॉक्सिंग के मैदान में हमने देखा है कि पाकिस्तान का खूब नाम रोशन हो रहा है। और माशाल्लाह मुंह तोड़ने में तो हम बहुत आगे हैं। अब्दुल्ला डोंट बी मीन, इसमें एक देयर इज एन एक्सपर्टीज एंड नुआंस इन बॉक्सिंग, इट्स नॉट जस्ट अ राउडी फाइट। हां, लेकिन इट इज नॉट अ राउडी फाइट। लेकिन आजकल ट्विटर भी देखे ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही है, कोई बॉक्सिंग ही हो रही है, रेसलिंग हो रही होती है। ताज़ा ट्वीट नहीं देखा आपने साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब का? खैर वो भी हम दिखा नहीं सकते आपको, आप वहाँ जाके पढ़ लें। छोड़ देना ये सब कुछ, आगे आपको बताते हैं कि आलमी बॉक्सिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर्स जो है वो शिरकत करें और कोई कामयाबी ना मिले, ऐसा पता है अब हो नहीं सकता, हम ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आसिफ हज़ारा उन बासलाहियत बॉक्सर्स की फहरिस्त में नया इजाफा है जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग में कामयाबी हासिल की और एशिया पैसिफिक टाइटल के हकदार ठहरे। तो आज हमने उनको, बिलाशुबा ये एक एहसास की बात है। और आसिफ हज़ारा हमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब लवली सेलिब्रेशंस। और बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत मुबारक हो आपको, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, बड़ी मेहनत दरकार होती है। बताइए ये सफ़र आपका अब तक का, यानी कि इस लेवल तक पहुँचने का कैसा था? बहुत मुश्किल था? कितने चैलेंजेस आए? आगे के क्या इरादे हैं? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले
जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया मॉर्निंग शो में। आप जिस आपको पता होगा कि बॉक्सिंग हार्ड गेम, टफ गेम है, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए एक दिन को सवाल के कोई स्पॉन्सर करते ही नहीं है। बहुत मुश्किल फेस किया वर्ल्ड बॉक्सिंग तक पहुँचना है, ऊपर से कोई जॉब ना हो, स्पॉन्सर ना हो, फिर यहाँ तक आना मेरे ख्याल में खुशनसीबी की बात है और अल्लाह का करम से आज मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। काफ़ी खुशी होती है जब दूसरे कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, वहाँ पर टाइटल जीतना, वहाँ पर कॉम्पिट आना बजाना, ये काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है कि इंसान तारीख में याद। तो आपका ये टूर कैसे मुमकिन हुआ? आपने कहा स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, जाहिर है जॉब वगैरह के भी इश्यूज होते हैं, तो आपका ये टूर कैसे मुमकिन हुआ? किसने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं मेच्योर बॉक्सर था, मैंने काफ़ी पाकिस्तान के मेडल जीते, कैप्टन टीम कैप्टन भी रहा हूँ, और अभी पिछले फाइट में मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला। उससे पहले मैं दुबई में एक फाइट जीता था, ABF चैंपियन हुआ था, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन। उसके बाद में गिलगित में एक इवेंट खेला था जून में, वहाँ पर भी मुझे स्पॉन्सर ना हुआ। ABF साउथ जीता मैंने, WBA साउथ, और भी अभी WBA जीता। उसके लिए मैं जब पाकिस्तान से आया तो मेरे पास टिकट का पैसा नहीं था, इवेंट का पैसा नहीं था, उसका टाइटल फीस नहीं था। तो मेरे पास एक कार गाड़ी था, यूएस कार गाड़ी, मैंने इसको सेल करके अपना टिकट सब कुछ करके मैं यहाँ पे आया। अच्छा आसिफ, हम बड़े इंटरेस्टेड हैं, आप हमें बताएं कि आपका ये शौक़ जो है ये बॉक्सिंग में, और ख़ास तौर पे ऐसा शौक़ हो जाना कि आपको ये भी लगा कि आप कोई टाइटल जीत सकते हो, चैम्पियन बन सकते हो, ये कब से शुरू हुआ? मतलब आप ट्रेनिंग जो है ये कब से कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं बचपन से ही कर रहा था बॉक्सिंग। जब स्कूल लाइफ में था, स्कूल जब मैं लाइफ में था 7वीं जमात में तालिब इल्म था, वहाँ से मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की। पहले तो स्कूल गली में कोई शरारत क्या करते थे, मस्ती करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बन गया, मेरा पैशन हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन की, फिर वहाँ से मैंने प्रॉपर उस्ताद के साथ ट्रेनिंग की। जो कोच मेरे बाबा बॉक्सिंग कैप्टन बोला जाफरी और राजसला चंदेरी जी, उन्होंने वहाँ पर बहुत मेहनत की। फिर आहिस्ता आहिस्ता बस नेशनल लेवल तक आया, फिर इंटरनेशनल लेवल तक गया, वहाँ से मैंने काफ़ी मेडल जीता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह में प्रोफेशनल आया और अल्हम्दुलिल्लाह में 3 दफ़ा एशियन चैम्पियन। अच्छा ये बताइएगा आसिफ कि अब माशाल्लाह आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, करते रहे हैं, और आपने अपनी चैलेंजेस का भी तस्करा किया। क्या ये होता है कि एक दफ़ा जो इंटरनेशनली कोई कंपटीशन जीत जाए उसके बाद उसके लिए आसानियां हो जाती हैं, स्पॉन्सर मिल जाते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन मैदान में आ जाती है, लोग मिल जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं, या इसके बाद भी आपकी स्ट्रगल जारी रहेगी? क्योंकि ये बात कि आपने गाड़ी बेच के, खुद अपनी गाड़ी बेच के टिकट लिया टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये भी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। वैसे ये बिल्कुल, ये तो ये ज़रा हम अफसरदा हो गए इस बात पे कि इतना आपको नहीं करना चाहिए था, आपकी मदद होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, अगर देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान में आप बोले कि जितना भी एथलीट है आप उसको देखा जाए तो कोई स्पॉन्सर नहीं है। अभी हाल ही में अरशद नदीम भाई उसको कोई स्पॉन्सर नहीं था। इससे पहले वो थे एथलीट सवाई क्योंकि किसी और गेम को ये लोग स्पॉन्सर करते नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्पोर्ट बोर्ड से, प्राइवेट कंपनी से, फैक्ट्रियों से, जो इधर स्पोर्ट्स का जो फैक्ट्री है सियालकोट में, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अपने यूथ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें फैक्ट्री के भी फायदे, कंपनी के भी फायदे और एथलीट को भी फायदा होगा। तो जो बॉक्सिंग फेडरेशन है आसिफ, बॉक्सिंग का जैसा कि खान ने एक रिकॉर्ड कायम किए स्क्वाश और क्रिकेट में, मैं भी चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन बनूं। वो मेरा ड्रीम है, ख्वाब है, इंशाल्लाह वो दिन पर दूर है कि मैं फर्स्ट एवर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनूं। आपका ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। बॉक्सिंग फेडरेशन क्या आपसे राब्ते में हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, या इस जीत के बाद आपका किसी से राब्ता हुआ है? नहीं जी बिल्कुल, देख के जब मैं मेच्योर बॉक्सर था वो फाउंडेशन तो मना करते, प्रोफेशनल नहीं खेलना है, ये होएगा। फिर मेच्योर में भी कुछ भी नहीं, मैंने कहा फिर प्रोफेशनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी 4 साल वक्फे के बाद कॉमनवेल्थ के लिए, एशियन गेम के, साउथ एशियन गेम के लिए वेट करना पड़ता है। फिर वहाँ पर ना ट्रेनिंग सही है, ना कोच सही है, ना सही सहूलियात है। फिर मेरे टीम, मेरे कोच ने ये फैसला किया आप प्रोफेशनल ज्वाइन करें और इंशाल्लाह इसी में आगे बढ़ते रहे। और हम जब प्रोफेशनल आया जीतने के बाद की आपकी हम वीडियो देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं,
मतलब अगर कोई डिज़र्व करता है ना ये जीत, तो वो डेफिनेटली आप करते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रगल करके आप वहाँ पहुँचे हैं, जितना आपने मेहनत की है, और उसके बाद जो आपकी जीत थी उसमें आपने अपने वो ट्रेडिशनल टोपी भी पहनी है, वो बड़ी अच्छी टोपी लग रही है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब बड़े डिफरेंट लग रहे हैं, और ये पता चल रहा है कि कोई डिज़र्व करता था तो वो आप ही थे। आगे के क्या इरादे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वो हमारे आज़ादी की सकाफत का कैप है, उसको मैं पहनता हूँ, फॉलो करता हूँ, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखा जाए पीठ पे वो पाकिस्तान के फ्लैग भी है, और मुझे प्राउड काफ़ी फील होती है, वो खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कंट्री को, अपने कार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अब आगे आपने कौन सा कंपटीशन है जिसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्या वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, वहीं पे ट्रेनिंग करेंगे, क्या इरादा है? जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट बार जो नवंबर 26 नवंबर को है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैं भी कोई बंदों से बात मिलना चाहता हूँ, मीटिंग भी किया है कि स्पॉन्सरशिप का इशू मेरे लिए, और कल परसों भी मुझे बुलाया था कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, कॉन्सर्ट ने, फिर उन्होंने भी सिर्फ शाबाशी दी, वो तस्वीर खींचा, और उन्होंने कहा मैं कुछ करता हूँ, और अल्लाह जानते हैं वो कब कुछ करेगा। कौंसल जनरल ने आपसे वहाँ पे बात की है, मुलाकात की है, तस्वीर खींची है? और तस्वीर नहीं खींचें सर, ज़रा कुछ करें भी, उन्होंने कहा है अब कि वो कुछ करेंगे, तो हम ज़रा मुंतज़र रहेंगे, और हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से भी कहेंगे पाकिस्तानी हुकाम को, ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी एम्बेसी है और हाई कमीशन है, भैया आप ज़रा देखें कौंसल जनरल जो वहाँ मौजूद हैं, और सिर्फ तस्वीर नहीं खिंचवानी है आपने इनके साथ, वो तो खिंचवा ली है। क्योंकि अब ये सोचना कि जी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन आ भी जाएं तो हम क्यों उन पे इन्वेस्ट करें, उन्होंने क्या कुछ तीर मार लेना है, मतलब ये तो अपने तवस्सुत से कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप सोच ही लें कि थोड़ी सी मदद इनको मिले, थोड़ी सी असिस्टेंस मिले, इंकरेजमेंट मिले, तो ये किधर जाएंगे? मतलब इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया आपका आसिफ, गुड लक फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, और इंशाअल्लाह अल्लाह मियां आपको कामयाब करे आने वाले जितने भी मुकाबले हैं उनमें, और हुकाम को ज़रा एहसास दिलाए, फेडरेशन ज़रा इन लोगों की मदद के लिए आगे आए। ओवर द फैक्ट कि स्ट्रगल आप देखें कि अपनी गाड़ी बेच के इन्होंने खुद टिकट लिया है कंपटीशन में जाने का, उसको जीत भी लिया है, जिसको कहते हैं ना मिला भी लूट लेना, तो ही डिजर्व्ड इट, वो तो एक है, लेकिन वन शुड नॉट हैव टू डू दैट। तो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी भी है, बट विद अ गुड एंड। ये ठीक है, इट्स अ गुड एंड, बट दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। ये ज़्यादती है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये है इस कहानी का कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में इतने पैशनेट हों तो कोई भी रुकावट आपके आड़े नहीं आ सकती, और आप तमाम रुकावटें अबूर करके उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे अफसोसनाक बात ये है कि ये जो हम ये गाड़ी बेच के नॉट दैट, ये एक मिसाल नहीं है, या तो वन ऑफ होना कि बाकी बड़े सपोर्ट में। नू भट्ट की अपनी स्टोरी है, जो भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया है। अरशद नदीम की तो क्या स्टोरी है, वो तो खुद आके हमारे शो पे बता चुके हैं। हर किसी को एक अनफेयर मैं कहती हूँ स्ट्रगल करना पड़ा है। एक तो अपने टैलेंट को उबारना और उस लेवल पे लाना, ऑप्टिमम लेवल पे लाना कि मैं बाकियों को हरा सकता हूँ, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स को उस पे लाना, और फिर दूसरा फाइनेंशियल एक टेंशन है कि लदा साथ साथ चल रही है। दिस शुड नॉट बी द केस। हमारा सिस्टम इस वजह से आप सोचें कि हमारे कितने चैंपियंस आगे आ ही नहीं सकते। हमारा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारी यहाँ किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। मतलब चाहे स्पोर्ट्समैन आ जाएं वज़ीर आज़म तक के ओहदों पे, या फिर ना आए स्पोर्ट्समैन, किसी ने भी लिटरली कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया खेलों की तरबीज के लिए पाकिस्तान में। मतलब एक क्रिकेट है जिसपे करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट होता है, और उसमें भी कभी हम खुश होते हैं, कभी बिल्कुल खुश नहीं होते, क्रिटिसिज्म चलती है, बट वन स्पोर्ट ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्रिकेट के रोमांटिसिज्म से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप गेट ओवर इट, लेकिन दीगर गेट ओवर द रोमांटिसिज्म, इट्स अ स्पोर्ट एंड ट्रीट इट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। क्या चल रहा है अभी? बहुत कुछ चल रहा है। वैसे तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि आपको क्या बताना है। ठीक है जी, हमारे सियासतदान, आपको पता है मुल्क में जमहूरियत और जमहूरियत का, हाँ, जमहूरी रिवायात और जमहूरियत का राग अलापते थकते नहीं है, लेकिन ऐवानों तक आपको पता है कोई भी पार्टी हो, इलेक्टेबल्स, वडेरे और इन्हीं की इजारादारी और एलीट की इजारादारी ही नज़र आती है। इमरान खान नया पाकिस्तान का नारा लगाकर उठे, लेकिन 2018 में उन्होंने सहारा लिया इलेक्टेबल्स का। वही पुराने सियासी खानबादे, वही घिसे पिटे चेहरे आसपास उनके नज़र आते रहे। ये कहना गलत नहीं होगा सर कि पाकिस्तान में आम आदमी सियासत में तो दिलचस्पी रखता है, लेकिन सियासत के दरवाजे
इसके लिए अभी भी नहीं खुले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर जगह ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे साथ ही एक एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में 2012 में एक पार्टी उठी जिसे अरविंद केजरीवाल ने नामी आम आदमी ने बनाया और उसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया। और आज केजरीवाल भारत में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। नई दारुल हुकूमत में अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी की वजह से ये पार्टी अब पंजाब में भी राज कर रही है और भारत के जहां उसकी हुकूमत है वहाँ केजरीवाल की पार्टी ने आम आदमी के लिए ऐसी सहूलतें पैदा की हैं कि अब रिवायती सियासतदान जो हैं वो इससे खौफ खा रहे हैं। और इस इंटरनेट दौर में कायम हुई इस पार्टी का वेलफेयर मॉडल बीजेपी और कांग्रेस के लिए चैलेंज बन गया। जैसा कि केजरीवाल ने मुफ्त और अच्छी तालीम का वादा किया जो पूरा कर दिया, सिर्फ वादा नहीं था, सेहत की मुफ्त सहूलियात का बेड़ा उठाया, वो भी कामयाबी से इनका सफर जारी है। मुफ्त बिजली देने की बातें की जो मजाक नहीं थी, वो 300 यूनिट तक आवाम को मुफ्त बिजली भी दे रहा है, साफ पानी फराहम कर रहा है, खवातीन के लिए पर्टिकुलरली खुसूसी सहूलियात पैदा की हैं जिसकी एक झलक हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ना हैरान हो जाते हैं करके कि दिस इज डूएबल, मतलब कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और सोशल मीडिया पर जब वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने इस परफॉर्मेंस को देखा तो वो बरमला इसका इजहार करते हुए उन्होंने बल्कि शिकवा क्या किया, शिकवा बड़ा जायज़ है। उन्होंने कहा जी केजरीवाल जमहूरी फ़ज़ाओं में परवान चढ़ते हैं, बादशाहतों और आमरीतों की लू में नहीं। हाँ, हम तो अफकार ताज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर फैज़ अहमद फैज़ की वो मशहूर ज़माना निसार मैं तेरी गलियों पे के वतन के जहाँ, उसका उन्होंने एक हिस्सा भी लिखा कि जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र झुका के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। सो बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ। आपने मास्टर शॉट में देख तो लिया है कि हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लिटरेरी लिविंग लेजेंड का इन्हें अब दर्जा दिया जाता है। कौन मौजूद हैं? जमाल शाह साहब। सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर इन द स्टूडियोज़। और हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन आपको पता ही है हमारी और पर्टिकुलरली जियो न्यूज़ की प्रायोरिटी क्या है कि सैलाब ज़दगान की प्लाइट उसको हम भूलने नहीं देते। और जिसमें आपकी मदद जो है, बिल्कुल जिसमें जो आपकी मदद है उसके बारे में ही हमने बात करना है। लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को अप टू डेट भी करना हमारा काम है। तो आपको बता दें एक दफ़ा फिर कि सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी वक्त के साथ साथ मुश्किल तर होती जा रही है। सैलाबी रेलों में सब कुछ बहने के बाद सैलाब ज़दगान के पास कुछ भी नहीं रहा। अब उनके पास ना बेचने को कुछ है, ना ख़रीदने के लिए कोई पैसे हैं, माल मवेशी सब पानी की मेरा ख्याल है कि नज़र हो गया। लिटरली अगर आप नंबर्स देखें तो मिलियंस में बात जा चुकी है। अगर हम मवेशियों की भी बात करें सिर्फ, और ऑफ कोर्स लोग तो ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि टू द ट्यून ऑफ 30 मिलियन ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि जो कि इफ़ेक्ट हुए इस चीज़ से। और ऐसे में इन मुतासरीन की मदद के लिए, इनकी इमदाद के लिए, सहारे के लिए जो हुकूमत और फलाही इदारों की तरफ से काम हो रहा है उसका तो हम जिक्र करते हैं। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि तसलसल ना टूटे, बिल्कुल ये सिलसिला ना टूटे और इसके लिए पाकिस्तानियों को मदद का सिलसिला जारी रखना होगा। आर्टिस्ट बिरादरी भी मैदान में निकल पड़ी है। हमने कल हदीका क्यानी साहिबा को दावत दी थी, वो तो ऑन फील्ड मौजूद हैं। और आज मारूफ अदाकार जमाल शाह साहब आपको पता है हमारे साथ मौजूद हैं और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इनका भी एक प्लान है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के सूरत हाल अभी भी तब्दील नहीं हुई है। एजाज जई हमें बदीन से बता रहे हैं कि लोग कितनी मुश्किल में हैं। देखिए, ज़िला बदीन में बारिशों के बाद कुदरती आबी गुजरगाह प्राण नदी में पड़ने वाले शगाफ ने यहाँ पे तबाही मचाई है, जिसका सिलसिला ताहाल जारी है। जिसकी वजह यह है कि 19 रोज़ गुजर जाने के बावजूद महकमा आपाशी की जानिब से शगाफ को पुर नहीं किया गया है। तहसील टंडो बागों की शगाफ के बाद 6 यूसी ज़राब आ चुकी हैं। 150 से ज़ायद देहात हैं जो कि डूब चुके हैं और अब पानी जो है पंगरियो शहर तक आ पहुँचा है, जिसको बचाने के लिए हिफाजती बंद दिया जा रहा है। इलाका मुकीम जो हैं, जो इन देहातों में मुकीम थे, वो सड़क किनारे आकर आबाद हो चुके हैं। बड़ी तादाद जो है मुतासिरीन की बेघर हुई है। इंतजामिया से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था 18 टेंट सिटीज़ इनके लिए कायम की गई हैं। टीम जियो ने जब इन टेंट सिटीज़ का दौरा किया तो हमें ये सूरत देखने में मिली कि सिर्फ 6 या 7 ऐसे टेंट सिटीज़ हैं जिनमें मुतासिरीन पनाह गजीन है। लेकिन ज़्यादातर जो टेंट सिटीज़ हैं उनमें मुतासिरीन जो है मुंतकिल ही नहीं हो सके हैं, ये बिल्कुल खाली हैं। इंतजामिया का दावा है कि यहाँ पे इन खाली टेंट सिटीज़ में जो है इनको राशन और जो दीगर
ज़रूरियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। ये एक सवालिया निशान है कि खाली खेमों में जो जहाँ मुतासिर मुंतकिल ही नहीं हुए वहाँ पे ज़रूरियात की फराहमी किस तरह की जा रही है। इलाका मकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि परान नदी में पड़ने वाली शगाफ को हंगामी बुनियादों पर पुर किया जाए ताकि मजीद देहात और शहर डूबने से महफूज रह सके और उनके घरों से जल्द पानी की निकासी की जाए ताकि ये अपने घरों में मुंतकिल हो सके। हर जगह की एक नई कहानी है, लिटरली है। कहीं पे टेंट सिटीज कायम हैं, लोग शिफ्ट नहीं हो रहे, कहीं पे लोग टेंटों के लिए दरबदर मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं मच्छरों से लोगों की जान जा रही है। और बहुत सी जगहों पे एड जब पहुंच रही है तो वहाँ के जो बड़े हैं, जो इलीट्स हैं, जो भी आप कहना चाहें, वो ट्रक रोक देते हैं कि जी हम अपने लोगों को जानते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वल्लाह आलम उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि नहीं होती। तो हर किस्म की खबर जो है वो हमारे सामने आ रही है। सांप के काटने के अलहदा एक केसेस हैं, फिर डाकुओं का नया सिलसिला शुरू हो गया है। सो लॉ एंड ऑर्डर आपको पता ही है, दादू में बाय द वे, दादू में पर्टिकुलरली डाकुओं के डाके डालने के इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर एड का तमाम सामान डाकू लूट के ले गए हैं। सर जमाल शाह साहब, आप हमें पता है कि टीवी पे तो बड़ा ही सेलेक्टिव काम करते हैं, लेकिन उस पर भी हम ज़रा सर्टनली आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, और लिटरली हम बारहा रोज़ाना यही कहते हैं कि जितनी बड़ी तबाही है ना, उतना इदराक नहीं है लोगों को कि इतनी बड़ी तबाही हुई है। सो आपका क्या इरादा है इस सिलसिले में? इसमें कोई शक नहीं कि तबाही अनप्रेसिडेंटेड है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, ज़लज़ला आया 2005 में, फिर 10 में सैलाब आया, बहुत कुछ इस मुल्क के साथ होता रहा है, लेकिन इस लेवल की तबाही मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। बलूचिस्तान जो खुश्क रहता था वो दैट्स बिन फ्लडेड और लोगों के कच्चे घर तबाह, 3 करोड़ से ऊपर लोग उजड़ गए हैं। पता नहीं ये पानी जो सिंध में जमा है ये कब ख़त्म होगा। मेरा ये ख्याल है कि इसमें सालों लगेंगे। अब से लेके सालों तक ये बेचारे क्या करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश कुछ डिसीजन मेकर्स हैं, ये ओपिनियन मेकर्स हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस कैलेमिटी एंड ट्राइंग टू हेल्प देम, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकी बहाली पे पूरी कौम की तवज्जो जो है मरकूज़ हो। आपकी सियासी इख्तलाफात आपके कुछ भी हो सकते हैं, फ़िक्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त फोकस यही रहना चाहिए। हमने बिकॉज वी बिलीव दैट आर्ट इज़ ऑलवेज फॉर लाइफ, Therefore, art must serve humanity। हमने आर्ट एड के प्लेटफॉर्म पे 2005 में भी ऑक्शन किया था, फिर 19 में भी, 10 में भी, अब भी हम कर रहे हैं एक एग्ज़िबिशन बहुत बड़ी। और ऑक्शन, दिस ऑक्शन इज़ गोइंग टू बी लाइव ऑक्शन, ऑनलाइन भी होगा, फिज़िकल एग्ज़िबिशन भी होगी। इसमें अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना काम। तो वी होप कि बिडिंग जो है वो इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हर जगह से हो, एंड वी आर एबल टू रेज सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड्स टू स्पेंड ऑन अफेक्टेड ब्रदर्स। ज़बरदस्त जिनका आप लोग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं डेली, और मैं अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कंटिन्यू इट, बिकॉज तवज्जो किसी और तरफ नहीं जानी चाहिए। ट्रू, ये बहुत इस वक्त एक्चुअली इंसान अगर किसी और चीज़ के बारे में सोच भी सकता है, ऑल्दो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो एक और ही डगर पे हैं, कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हर किसी की थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन होगी तो कुछ होगा। अच्छा, अब आर्ट एड जो आपने इसका बात की है, ये वन टाइम तो हो नहीं सकती, बिकॉज जिस लेवल की तबाही है इसको तो बहुत अरसा लगे, पानी निकलने में कह रहे हैं कि 4-5 महीने लग सकते हैं। हाउ डू यू प्लान टू गो ऑन? हुमा, इनिशियली तो हम इस आर्ट एड से शुरू करेंगे, लेकिन कब शुरू कर रहे हैं सर ये भी साथ बता दें। 21 सितंबर से हमारी एग्जीबिशन फिजिकल ऑन हो जाएगी इस्लामाबाद में। द फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड इन इस्लामाबाद। 7 तारीख तक एग्जीबिशन और साइलेंट ऑक्शन चलता रहेगा। 8 तारीख को फिर हमने एक मेगा ऑक्शन रखा है 8 अक्टूबर को लाइव होगा, और वी अर्ज पीपल टू कंट्रीब्यूट टू बिड। आइडिया ये है कि आप अपने घरों और ऑफिस के लिए ऑथेंटिक आर्ट वर्क लें, जो बहुत सारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट बड़े सखी होते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सो यू विल गेट आर्ट वर्क फॉर योर मनीज वर्थ, और वो पैसा चला जाएगा हमारे जो अफेक्टेड लोग हैं। लेकिन ये पहला है, इसके बाद वी प्लान टू डू मोर। नेक्स्ट हम कराची में करेंगे, और हमने सोचा है कि हम मेगा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट शुरू करें तमाम शहरों में, बड़े शहरों में, और वो ऐसे कि बहुत बड़ी जगहों पे, और वो टिकटेड हो, लोग कंट्रीब्यूट भी करें, टिकट भी करें।
इवन ART8 को अभी UK वगैरह से बहुत बड़े स्केल पे कंटेनर्स आ रहे हैं ऑफ क्वेल्स ऑफ पंप्स, जो ये जो पानी को साफ करने वाले, ये इस तरह की जो बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, कपड़े, गर्म कपड़े, क्योंकि आने वाले वक्तों में सर्दी होगी, बहुत बुरा हाल होगा। मेडिसिन्स जो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ज़रूरी हैं कि इनको पहुंच जाएं। ये बेचारे उजड़ चुके हैं, ना इनके घर हैं, ना छत है, ना कुछ है, पता नहीं क्या, ना इनको खाना मिलता कैसे होगा, अगर मिलता है तो बनाते कैसे होंगे, नेचुरली ईंधन है नहीं, कुछ नहीं। they have to start from zero, literally। I don't know, जीरो से भी नीचे चलेगा ये। और पता है क्या, हम कल भी बात कर रहे थे, गुर्बत तो आपको पता ही है हमारे यहाँ जो है सो गरीब तो बिल्कुल ही तबाह हो गया, जो अमीर थे वो भी तबाह हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां भी डूबे हुई हैं, तो वो भी लिटरली इमदाद के मुंतज़िर हैं। सर ये आपका बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अच्छा, लेकिन ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऑब्वियसली अब एक शख्स के लिए करना तो इतना मेगा प्रोजेक्ट है, आपका भी ज़रा मुश्किल ही होगा। Was it easy for you to convince like-minded artists and people? और कौन-कौन से नाम इसमें, नाम भी बड़े मैटर करते हैं। नाम तो बहुत सारे नाम हैं, मेरा ख्याल है कि मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है, इसलिए कि जिन्होंने नहीं दिए they'll feel bad। लेकिन जिससे भी मैंने जिक्र किया है उन्होंने दूसरी बात की ही नहीं है। They have contributed generously। People who are philanthropists, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जी हम आपको चीज़ें देंगे। So we are offering this work as barter सिस्टम ऑल्सो, कि जी वो काम लें और हमें अनाज दें, दूसरी चीज़ें दें, जो ज़रूरत की चीज़ें वो हम पहुंचा देंगे। वंडरफुल। शाह साहब आप हमारे साथ ही रहिए। बहुत से लोग, आपको पता है, आप लोगों का भी एक पूरा इरादा है, एक प्लान आपने बनाया है किस तरह से ये एग्जीबिशन होगी, ऑक्शन होगा। इसी तरह सेहत की सहूलियात की बात की, बहुत ही दिगरगूं हालात हैं, मतलब जल्द की बीमारियां, पेट की बीमारियां, मच्छर, मलेरिया, डेंगू अलहदा। सारा सईद खान, CEO सेहत कहानी, हमारे साथ मौजूद हैं। वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनसे जानते हैं। सारा बताइएगा, सेहत कहानी एक सर्टनली ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, शहरों में तो हमें पता है लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अब ये सैलाब ज़दगान की मदद का क्या आपका तरीक़ाकार है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे ज़्यादा जैसे भी आपने बात की कि लोगों को जो अभी सैलाब से मुतासर हैं उनको 5-6 बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन वहाँ पर हैं, जिसमें पेट के और जल्द के अमराज बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के अमराज बहुत ज़्यादा हैं और हामला ख़वातीन बहुत हैं। इस वक्त 57,000 से भी ज़्यादा हामला ख़वातीन सिंध में मौजूद हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो सेहत कहानी क्योंकि हमेशा से हमारा मकसद रहा है कि हम हेल्थ के ऊपर काम करें, और हम असल में तो टेली मेडिसिन का इदारा है, लेकिन इस वक्त वहाँ पे उन जगहों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो हमने प्लेज किया है कि सिंध में और बलूचिस्तान में हम 100 हेल्थ कैंप्स करेंगे, और हमने उसमें से पहले ही हफ्ते में 12 हेल्थ कैंप्स किए हैं, और हम उन विलेजेस या उन कम्युनिटीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक अभी तक डॉक्टर्स और एड नहीं पहुंच सकी। तो हम डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन लेके जाते हैं, और हमने केयर पैकेजेस बनाए हैं उन लोगों के लिए जिन तक हम शायद मेडिकल कैंप के जरिए भी नहीं पहुंच सकेंगे, जहाँ पे कश्ती के जरिए जाना है या जहाँ पे रोड नहीं है। और उन पैकेजेस में हमने बेसिक राशन, मेडिसिन, हामला औरतों के लिए दूध, बच्चों के लिए दूध, हाइजीन प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का, और एक कार्ड बनाया है जिसके ज़रिए वो उर्दू और सिंधी में पढ़ सकते हैं, या कोई भी वहाँ पर अगर वॉलंटियर हो तो उनको पढ़ के बता सकता है कि दवाइयाँ कैसे यूज़ करनी है। मकसद हमारा ये है कि एक कैंप के अंदर कम से कम हम 500 मरीज़ देखें, और फिर उन कैंप्स के फॉलो अप्स भी करें ताकि डॉक्टर्स इन टच रह सकें पेशेंट्स के साथ। एक और चीज़ जो हमने की है वो हमने अपनी एक हेल्पलाइन दे दी है जो 24/7 एक्टिव है, जिसके ज़रिए अगर किसी को कोई मसला हो और हमारा हेल्थ कैंप उस वक्त एक्टिव ना हो तो वो कॉल करके भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, किसी भी वॉलंटियर के ज़रिए जिसके पास उनके सिग्नल्स आ रहे हैं। जी, तो हेल्पलाइन का नंबर है, हेल्पलाइन का नंबर मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, लेकिन हेल्पलाइन जो है उसका मकसद यही है कि उनको डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर सारा, ये भी बताइएगा, बहुत सी बीमारियां और ऑब्वियसली इतना वायलेंट किस्म का अगर आप इन फ्लड्स की बात करें, कुछ ऐसी भी इश्यूज हो जाते हैं तो जो वहाँ ट्रीट हो नहीं सकते, तो उनको पेशेंट्स को, अफेक्टेड लोगों को ट्रांसपोर्ट भी करना हो बड़े शहरों में जहाँ एक्चुअल क्लिनिक्स हो, कोई हॉस्पिटल्स हो, उनका इलाज हो सके, इस किस्म की भी कोई सहूलत आप लोग दे रहे हैं?
देखिए, हम डिफरेंट इदारों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे पैनल हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है जो कि कराची में काम करता है। लेकिन एक चीज़ जो हमने खुद देखी है, क्योंकि मैं खुद इन इलाकों में गई हूँ, मैंने इंटीरियर सिंध का दौरा किया है लास्ट वीक ही। जो मेजर इनको मसले हैं वो वही प्राइमरी हेल्थ केयर के इशूज़ हैं जो वहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं ऐसे जिसके अंदर जैसे हामला खवातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए लाना ज़रूरी है मेजर इलाकों में, लेकिन मेजॉरिटी 70 to 80% जो मसले हैं वो वही स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, पेट के डिसऑर्डर्स हैं, डिहाइड्रेशन के इश्यूज हैं, डेंगू और मलेरिया के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर उनको सही वक्त पे डॉक्टर और मेडिसिन मिल जाए तो बहुत सारे लोगों को हम वहीं बैठे बैठे भी मदद कर सकते हैं। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है कि हमें उन तक दवाई और डॉक्टर पहुंचाने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है उनके ट्रैवल करने की वो बिल्कुल भी साजगार नहीं है कि वो 6 से 8 से 9 घंटे का ट्रैवल करके इसी शहर के अंदर आए। तो बेहतर ये होगा कि हम डॉक्टर्स या जो भी मेडिसिन हैं वो उन तक ही पहुँचाएँ। तो आप कहाँ पे हो आए हैं और आगे के किन किन इलाकों में जाने के इरादे हैं? क्योंकि बाज़ इलाके लिटरली हम आपसे दरख्वास्त ही करेंगे कि बाज़ इलाके बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें क्योंकि वहाँ कोई तो मदद पहुँचे। हम देखिए, जैसे फ्लड्स आए थे बलूचिस्तान में तो हमने काम ही बलूचिस्तान से शुरू किया था, जहाँ पे हम धेला और जल मक्सी में गए थे सबसे पहले कैंप्स करने के लिए। वहाँ पे फ्लड इफेक्टेड एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। जब सिंध में सैलाब आना शुरू हुआ तो हमने शुरू किया जामशोर से खैरपुर, दादू, ये हम कवर कर चुके हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके अगले हफ्ते से जैकबाबाद और कश्मीर में कैंप शुरू कर रहे हैं। ये वो 2 इलाके हैं जहाँ तक अभी तक कोई भी हेल्प नहीं पहुँची है। एक और चीज़ जो मैं आपके ताउन से बताना चाहूँगी कि जहाँ भी हम गए हैं, फॉर एग्जांपल खैरपुर में हम गए हैं, दादू में हम गए हैं, वहाँ पे हमने हेल्थ कैंप्स किए हैं। वहाँ तक अभी तक राशन की एड, शेल्टर की एड, टेंट्स की एड नहीं पहुँची है। एक जगह दादू में हमारे डॉक्टर्स ने जो हम उनको स्टाइपेंड दे रहे थे काम करने के लिए छोटा सा, वो भी छोड़ दिया कि अगर हम उन पैसों से उन बच्चों को बिस्किट लेके दे सकें जो वहाँ पर कैंप के अंदर आ रहे थे। जब हम जैकबाबाद और कश्मीर की बात करते हैं तो ये बहुत ही रूरल एरियाज हैं जहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है, लेकिन अभी तक बहुत सारी टीम्स वहाँ पर नहीं पहुँची हैं। तो हम बिल्कुल ये भी कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हैं कि अगर हम हेल्थ कैंप कर रहे हैं और अगर कोई और इदारा वहाँ पे राशन या टेंट या शेल्टर की बात करना चाहता है तो हम बिल्कुल उनके साथ जाके काम कर सकते हैं। हम अगले 7 दिन तक, नेक्स्ट ट्यूसडे, जी बता दें 7 दिन तक कश्मीर और जैकबाबाद में हेल्थ कैंप्स करेंगे और अगर कोई भी इदारा हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, हेल्पलाइन का नंबर है 0213 61 000 776, 0213 61 000 776। तो अगर कोई भी इस पे डॉक्टर से बात करना चाहता है, ये सर्विस 24/7 एक्टिव है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सारा सईद खान हमारे साथ मौजूद थी। आप लोग काम कर रहे हैं और एक मैं वैसे बता दूं, सेहत कहानी के साथ हम काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं। दूर दराज तक इनकी जो है पहुंच है और फोर्ब्स की टॉप 100 कंपनीज में भी इनका नाम आ चुका है। टेलीमेडिसिन एक बड़ा जाना माना एस्टैब्लिश्ड नाम है। अच्छा जमाल शाह साहब, ये भी एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि थोड़ी सी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड है। कुछ शहर जो एक्सेसिबल हैं वहाँ हर कोई पहुँच भी जाता है, ज़रूरत तो है ही, हर जगह ज़रूरत है, तो इतना भी अनफेयर इन द सेंस कि ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरत है, लेकिन फिर जो दूर दराज हैं जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, लिटरली कश्तियों के साथ। कुछ तो हमें खबरें ऐसी भी आई हैं कि हम तो इस तरह जैसे गायब हो गए, पहले ही हमें कोई नहीं जानता था और अब तो हम कट ऑफ हो चुके हैं। तो उसके हवाले से क्या करना है? कोई रिसर्च, कोई बैकग्राउंड आप लोगों ने की है कि वेयर वी नीड टू रीच फर्स्ट? हमने फोकस इनिशियली तो बलूचिस्तान रखा है और वहाँ BRSP, बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जिनका रीच आउट जो है वो खासा वसी है बलूचिस्तान में, उनके साथ मिल के करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ज़रूरत इस बात की है कि एक कंसोर्शियम बने। ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इनका आपस में राब्ता हो और गवर्नमेंट के साथ ये लिंक्ड हो, मतलब गवर्नमेंट को ये अर्ज करें, प्रेशर करें कि वो उनको फैसिलिटेट करें, इसलिए कि गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए इलाके के ऐसे इलाके जो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, आम हालात में आप नहीं कर सकते थे, तो इस वक्त तो बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत अच्छा किया कि आपने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि हम कुछ हफ्तों से जब NGOs की बात करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स हर कोई, किसी को मना तो हम करेंगे ही नहीं, ज़रूर आएँ, बार बार आएँ, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर वे टू गो अबाउट। और हम ये कहते हैं तो एक अंडर वन अम्ब्रेला इलाके के अफसर से रब्ता कर लें, DC से रब्ता कर लें, AC से रब्ता कर लें, कमिश्नर से रब्ता कर लें, कोई भी अफसर हो जो आपसे रब्ता कर ले और उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि किस इलाके में ऑलरेडी इमदाद पहुंच चुकी है, किस इलाके में नहीं पहुंची है। जमाल साहब, आप हमारे साथ चूँकि मौजूद ही हैं, तो एक जो हमें ट्विटर पे कुछ सवालात भी आ रहे हैं साथ में और हमने देखे भी, और लोग आपसे हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपसे पूछें
क्या आप नहीं नज़र आते अब टेलीविज़न पे? मतलब बहुत सेलेक्टिव काम करना ठीक है, आपको जो पसंद आएगा काम करते हैं, लेकिन सर सालों ही हो गए। अब्दुल्ला, एक तो मतलब आई नो माई लिमिटेशंस, मैं वो कैमिलियन टाइप आर्टिस्ट हूँ नहीं जो एक सेट से दूसरे, दूसरे से तीसरे और चौथे पे जाके लोगों को इंगेज रख सके। वेरी लिमिटेड। तो मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ कंटेंट ज़बरदस्त हो, ताकि मेरी वो जो इन एफिशिएंसीज़ हैं या डेफिशिएंसीज़ हैं वो ज़रा छुप रहें, वेल्ड रहें और अच्छा काम मैं कर सकूं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि पिछले 3.5 सालों में मुझे 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ़र हुए। मेरी आदत ये है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, सिर्फ सिनॉप्सिस नहीं। तो मैं एक भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं था जिसको मैं एक्सेप्ट कर सका। मेरा दिल चाहता है, इसलिए कि पीपल हैव बीन वेरी जनरस टू मी। मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि जितनी सताइश मुझे मिलती है, मैं उन आर्टिस्टों में से हूँ ही नहीं जो गिले करते रहते हैं। मुझे मेरी बिसात से कुछ बहुत ज़्यादा मिला है, बट आई वांट टू कीप दम सेटिस्फाइड थ्रू गुड वर्क। अभी रिसेंटली मैंने एक स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया है, ये है ड्रामे का नाम है मुमकिन, माहा मलिक का लिखा हुआ है। मुझे अच्छा लगा स्क्रिप्ट, तो आई सेड ओके, और आजकल हम ये शूट कर रहे हैं। अहमद भट्टी इज डायरेक्टिंग इट, हु इज वेरी गुड, वेरी डिटेल्ड, सो आई एम हैप्पी दैट वी आर ग्लैड दैट समथिंग चैलेंज्ड यू, कि आपने सोचा कि हम वापस आए। और इस बात से भी वैसे मुझे खुशी हुई है कि पूरा स्क्रिप्ट आता है, वरना हमें कभी कभार हमने ये भी सुना हुआ कि एक स्टोरी लाइन होती है। हाँ, वो वैसे स्टोरी लाइन ही आती है। एक मुख्तसर सवाल सर, आपका हमारे माशरे में इर्द गिर्द जो आप देखते हैं, आपने बहुत सारे अदवार देखे हैं, जो अदम बर्दाश्त, जो गालम गलोच, चाहे वो सियासी रहनुमाओं या लोगों के दरमियान ही इवन पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे चल रही है, डू यू हैव एनी कमेंट ऑन दैट? देखिए जी, जैसे आर्ट का काम ये है कि वो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, आपके गिरदोपेश को ज़्यादा बेहतर तौर पे रहने के काबिल जगह बनाए, उसी तरह पॉलिटिक्स का भी यही रोल है। और आर्ट और पॉलिटिक्स में कोई डिस्टेंस नहीं है। आर्ट इज़ नेवर ए पॉलिटिकल। तो मैं पॉलिटिक्स में बड़ा मतलब इंटरेस्टेड हूँ, हाँ। लेकिन ये है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है दैट्स ड्रिवन बाय मनी एंड ग्रीड। हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी नज़र में वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स अभी तक नहीं आ सके हैं, इसलिए कि जब तक आप मनी फैक्टर सियासत से नहीं निकालते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन से, आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं सकती है। अब आप बहुत अलामा होंगे सियासत में, ब्रिलियंट ज़हन रखते होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन मैं एक रिसोर्सेज नहीं है, डिबॉश किस्म का इलेक्टेबल हूँ या अशराफिया जिसको कहते हैं, बदनुमा किस्म का, और आई एम एबल टू स्पेंड 30-40 करोड़ ऑन माई इलेक्शन। आप मेरे साथ कैसे मुकाबला करेंगे? तो ये वो हथकंडा है जिससे लोगों के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स को दूर रखा जाता है, डिसएडवर्टाइज किया जाता है। सो वी शुड वर्क अगेंस्ट इट। इस वक्त भी, इस बदहाली में भी कुछ लोग जो हैं वो दे आर टोटली फोकस्ड ऑन अर्ली इलेक्शंस और पता नहीं क्या क्या। मेरे दिल में ऐसी ऐसी गालियाँ आती हैं उनके लिए, लेकिन मैं चुप हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, which is very unfortunate. इंटरेस्टिंगली हम थोड़ी देर पहले ही पिछले हम अनफॉर्चुनेट तक ही रखेंगे। हाँ, ये बात कर रहे थे कि आम आदमी नहीं, पॉलिटिसाइज तो है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है, लेकिन एक्चुअल रोल प्ले करना बड़ा मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। जमाल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। जेरा मुराद जमाली से आबिद बलोच हमें बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी अब्दुल्ला, नसीराबाद, झलमगसी, कच्ची और लेडी में सैलाबी रेला आया और गुजर गया, मगर जो सैलाब की तबाहकारियों ने हज़ारों ख़ानदानों को बेघर कर दिया, माल मवेशी मर गए और इनकी फसलें जो है पानी में डूब गई, और ताहाल जो है सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। और आज भी जो है न हज़ारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन अपने मासूम बच्चों के साथ शदीद गर्मी और हब्स में खुले आसमान तले बेयारो मददगार सड़कों पर पड़े हुए हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया नसीराबाद की जानिब से खैमा बस्ती तो कायम की गई है, मगर मुतासरीन के लिए पीने के साफ़ पानी, खाना और अद्वियात की जो है शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस जो है सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी अजियत से गुजर रही है। वबाई अमराज ने मुतासरीन पर हमला कर दिया, जिसके बायस बेबस और बेसहारा सैलाब मुतासरीन अपने मासूम बच्चों का इलाज कराने के लिए भी परेशान है, और जो है शदीद गर्मी और हब्स में वो अपने बच्चों को साया देने के लिए चारपाई का गुजारा सहारा लिया हुआ है। वज़ीर आज़म 4 मरतबा नसीराबाद डिवीज़न का दौरा कर
करके गए और अहकामात के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया नसीराबाद की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अभी तक कोई भी रिलीफ शुरू नहीं किया गया। नसीराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू करके इनकी माली मदद को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी ओहो, हम मे बी वी आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल कि एकदम से जी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बताएं कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और काफ़ी संभल गया है मामला, लेकिन आई गेस वी आर नॉट देयर येट। बहुत शुक्रिया आबिद बलोच। अच्छा जी, डेरा मुराद जमाली की हम बात कर रहे थे, वहाँ एक दौरा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट, और आपको बताएं कि सर्जन जनरल पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ने नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में आर्मी के फील्ड मेडिकल कैंप्स का दौरा किया। सर्जन जनरल ने आर्मी पैरामेडिक्स और डॉक्टर से मुलाकात की, ख़ास तौर पर नौज़ायदा बच्चों और उन ख़वातीन से जो सैलाब से शदीद मुतासर हुई हैं। सर्जन जनरल ने हिदायत की कि बच्चों और हामला ख़वातीन को खुराक की दस्तयाबी जो है वो बिल्कुल यकीनी बनाई जाए और बच्चों और ख़वातीन को हर मुमकिन खुराक और तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएँ। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जारी की हैं। जनरल निगार ने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। सर्जन जनरल ने डॉक्टरों को हिदायत की हैं कि वो हैज़ा और टाइफाइड से मुतासरा लोगों को वैक्सीन लगाएं। सो वैक्सीनेट करने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। आपको पता ही है हदीका कियानी से भी कल बात हुई थी और वो भी फ़ौज के ताबन से मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँची हैं और वहाँ पे अपनी NGO के तहत जो डोनेशन उन्होंने जमा की है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। हमने आपको बताया था पाक फ़ौज की तरफ से जगह जगह डोनेशन कैंप्स भी लगाए गए हैं। अकाउंट्स की तफसीलात भी GO न्यूज़ पे वक्तन फ़वक्तन भी चलती रहती हैं, आप ऑनलाइन जाके भी ढूँढ सकते हैं। सो आपको अगर किसी पे भी एतबार नहीं है तो यहाँ तो आपको एतबार होगा ही ना। सो आप यहाँ पे मदद दीजिए और साथ ही हम हेल्प कीजिए। देख रहे थे जनरल निगार का, मतलब कितनी वो इंस्पायरिंग लगती हैं। एंड आई एम श्योर जिनसे उन्होंने मुलाकात की है, जो ख़वातीन बच्चों ने इतने इफ़ेक्टेड, इतने बुरे हालात में, वो एक ख़ातून की हमदर्दी से कितने खुश हुए होंगे और एक यकीन सा आ जाता है कि जी अब तो हमारी मदद होगी। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ कल्चरल नॉर्म्स और इशूज़ कैसे हैं कि ख़वातीन के साथ ही इन इलाकों में कंफर्टेबल होती हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन इस तरह आगे आएँ और लोगों की मदद करें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी कांग्रेस को दरख्वास्त की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को माशरे में बढ़ते अदम तशद्दुद का ज़िम्मेदार करार दिया जाए। बेसिकली दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, मुझसे पूछें पर्सनली तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि येट वंस अगेन ये प्रूव हुआ है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मीडियम है, ये अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाए, तो लिहाजा कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। हाँ, सर्टनली होनी चाहिए। मतलब कल एक दिन की कहानी आप देख लेना, हमारे वज़ीर आज़म ने रूसी सदर से मुलाकात की, अच्छा कर लीजिए, अब उस पर क्या क्या साबिक वफाकी वज़रा क्या क्या नहीं लिख रहे हैं। मतलब इतनी बिलो द बेल्ट कमेंट्स, बातें, बिला वजह के तबसरे। हैविंग सेड दैट, इस पे टोटल बैन या कदगन या फिर इस किस्म की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर मतलब अपने आप को भी ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। टीवी, रेडियो, मीडियम्स में भी तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं और किया जा रहा है, तो लिहाजा सोशल मीडिया में भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इंसाफी सपोर्टिंग अकाउंट्स की तरफ से ये भी कहा गया था 5 दिन पहले की खबर है कि रूसी सदर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। मतलब फिर ये कौन है भाई? ये हमारे फुप्पा हैं। कहने का मतलब बॉटम लाइन ये है, ये अब्दुल्ला वैसे ये बात भी उस बात पे आ जाती है कि हमें इस किस्म की बातें करनी नहीं चाहिए, तो लिहाजा ये कोई बैन शैन की बात नहीं हो रही, लेकिन स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन करें ना। तो कोई रेगुलेशन जिसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन हो वो तो दें, कोई डेकोरम होता है तो उस पे बात ज़रूर होनी चाहिए। फेक न्यूज़ बाय द वे आपको पता ही है, उसी का दौरा है और कहने दीजिए कि एक सियासी जमात खासा इसका सहारा लेती है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी अबाउट सेल्फ रेगुलेशन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री इतनी केपेबल है कि कर सके। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हुकूमतें हमें बताएं जी हम सोशल मीडिया पे क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ डेकोरम होना बहुत और पता है क्या, लीडरशिप की तरफ से वो लोग जो ओहदों पर रहे हैं, अवामी ओहदों पर रहे हैं, वो अगर डेकोरम का मुजाहरा करना शुरू कर देना तो मतलब शायद कोई नीचे वालों को भी समझ आ जाए, फॉलोअर्स को भी कुछ समझ आ जाए। अच्छा, गैर ज़रूरी तबसरे हो रहे थे वज़ीर आज़म की रूसी सदर से मुलाकात पे, और गैर ज़रूरी ही तबसरे हो रहे थे साबिक वज़ीर आज़म के आर्टिको फिलेटर कहने पे। हाँ, मतलब हो जाता है यार। इस पे भी हमने देखा है कि ट्रेंड कर रहा था।
भाई गलती हो जाती है, मुंह से चीजें मतलब निकल मेरे से नहीं हुई जाती कभी कहते हुए स्लिप ऑफ टंग, आपसे कभी नहीं हुई, ठीक है, इस पे भी गैर जरूरी तबसरे कुछ छोड़ जा रही हैं, उस पे भी गैर जरूरी तबसरे जा रही हैं। नहीं कह पाएंगे 2 दिन के लिए, लेकिन अपने मुतासरीन जो फ्लड स्ट्रिकन लोग हैं उनकी ज़रूर मदद करें, एड दें, पैसे दें, कपड़े दें, दवाएं दें, जो कर सकते हैं इन योर कैपेसिटी। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।